यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्फ बोर्ड वाले पूरी दिल्ली को ही अपनी बपौती घोषित करने की तैयारी में हैं। यही तो वो खतरा है जिसकी बात राष्ट्रवादी करते रहे हैं। जब मैं पहली बार सोमनाथ पहुंचा तो वहां मुस्लिमों को देखकर दंग रह गया। भारत के हर हिस्से में जहां बड़े मंदिर हैं, उनको मुस्लिमों ने घेर रखा है। वक्फ के पास मौजूद इस जमीन की कीमत करोड़ों अरबों में है। रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो अल्लाह के नाम पर ज़कात यानी दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। अगर वक्फ ने ये मान लिया कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ की है, तो फिर आप अदालत भी नहीं जा सकते। यह सब हुआ कांग्रेस के शासनकाल में। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब से मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया है, उसके बाद से इस पर चर्चा थमी नहीं है। बिल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, इस पर मंथन चल रहा है, रायशुमारी की जा रही है। तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड है जो लगातार अलग अलग जगहों पर जमीनों और संपत्तियों पर दावा ठोके जा रहा है। आम लोगों की सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि वक्फ मनमाने ढंग से संपत्तियों पर दावे कर रहा है। जन भावना को समझते हुए ही मोदी सरकार ने वक्फ बिल संसद में पेश किया। इसके बाद भी वक्फ रुका नहीं, दावे पर दावे किए जा रहा है। केवल अगस्त और सितंबर माह में वक्फ ने देश के अलग अलग हिस्सों में संपत्तियों पर दावा ठोका है। खबर आई कि बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित फतुहा के एक गांव गोविंदपुरी पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया और गांव के लोगों को नोटिस भेजकर जगह खाली करने को कह दिया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन कब्रिस्तान की, जिसके बाद लोग कोर्ट में पहुँच गए। वक्फ बोर्ड कोर्ट में कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि गाँव वालों के पास उनकी जमीन के कागज मौजूद थे। सोचिए, यदि इन लोगों के पास भी कागज नहीं होते तो 95% हिंदू आबादी वाले इस गांव के लोगों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता कि नहीं। गांव में केवल 5% मुस्लिम और एक मजार है। इसी दम पर इन्होंने पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। देश की पुरानी राजधानी पटना से पहुंचिए आज की राजधानी दिल्ली। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्फ बोर्ड वाले पूरी दिल्ली को ही अपनी बपौती घोषित करने की तैयारी में है। दिल्ली में शाही ईदगाह मस्जिद के पास डीडीए की जमीन है, जिस पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित की जानी थी, परंतु लोकल मुस्लिमों को इससे आपत्ति हो। वे डीडीए के फैसले का विरोध यह कहकर करने लगे कि उनके धर्म में मूर्ति पूजा की सख्त मनाही है और उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी देवता या किसी व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाए, इसलिए वे यहाँ प्रतिमा नहीं लगने देंगे। और यह पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथियों से भरे देश की नहीं, भारत के राजधानी दिल्ली के लोगों की सोच। मित्रों, यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश से अधिक नफरती कट्टरपंथी रहते हैं। अब ये लोग भारतीयों को बताएंगे कि कहाँ मूर्ति लगेगी और कहाँ नहीं। यही तो वो खतरा है जिसकी बात राष्ट्रवादी करते रहे हैं। जब ये हमारे राष्ट्र नायकों की प्रतिमा पर सवाल उठा रहे हैं, उनको लगने नहीं दे रहे, तो आगे स्थिति का अंदाजा आप स्वयं लगा लीजिए। मित्रों, डीडीए की इस जमीन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है। बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई और वक्फ बोर्ड के दावे को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उसके पहले जब डीडीए के लोग रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए पहुँचे तो देखते देखते भीड़ जमा हो गई और प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। उनकी आबादी बढ़ाने का मकसद एक ही है कि फैसला यदि उनके अनुसार न हो तो संख्या के दम पर अराजकता फैलाएं, माहौल खराब कर दें और सरकार को व न्यायालय तक को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर कर दें। इस कार्य में अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी उनका सहयोग करती हैं। हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड ने केरल के चेराई और मुनम्बम गांव पर अपना दावा कर दिया। यह इलाका न केवल केरल के 600 से अधिक परिवारों का घर है, बल्कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके पास 1989 से जमीन के वैध कागजात। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। दावा यूं नहीं ठोका गया, इसके पीछे एक कहानी। रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1902 में त्रावणकोर के राजा ने गुजरात से आए एक किसान अब्दुल सत्तार मूसा हाजी सेठ को 404 एकड़ जमीन और 60 एकड़ जल क्षेत्र पट्टे पर दिया। पास ही मछुआरे भी रहते थे। 1948 में अब्दुल सत्तार मूसा के उत्तराधिकारी सिद्दीक सेठ ने जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया। जमीन का बड़ा हिस्सा बारिश और समुद्री कटाव के कारण खो गया, या आप कहिए कि जलमग्न हो गया, या कह सकते हैं कि डूब गया। लेकिन सिद्दीक सेठ ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें पास रह रहे मछुआरों की जमीन भी शामिल करा ली गई, यानी जो हिस्सा डूब गया उसकी भरपाई पास के मछुआरों की जमीन लेकर की गई। सिद्दीक सेठ भी जान चुके थे मामला विवादित हो सकता है, तब तक उन्होंने जमीन फरोख कॉलेज को दे दी। फरोख कॉलेज को देते हुए वक्फ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसी को पकड़कर आज वक्फ बोर्ड इस पूरे गांव और इलाके पर दावा कर रहा है। इसके बाद केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल और सायरो मालाबार चर्च द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया जा रहा है। इस तरह गुजरात के सोमनाथ शहर में कल परसों ही बड़े स्तर पर अवैध कब्जों को हटाया गया। सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास आपको अधिकतर मुस्लिम दिखेंगे। मैं कई बार वहां जा
जा चुका हूँ और जब मैं पहली बार सोमनाथ पहुँचा तो वहाँ मुस्लिमों को देखकर दंग रह गया। मैंने साथियों से प्रश्न किया कि हिंदुओं के इतने बड़े तीर्थ स्थल के पास मुस्लिम आबादी कैसे बस गई। धीरे धीरे पता चला भारत के हर हिस्से में जहाँ बड़े मंदिर हैं उनको मुस्लिमों ने घेर रखा है। क्या उद्देश्य है वो आप भी समझते हैं। इसी तरह सोमनाथ के बगल में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। वहाँ भी मुस्लिमों ने न सिर्फ अवैध बस्ती बसा ली बल्कि मस्जिद, मजार और अनेक निर्माण कार्य कर लिए। जब उनको पता चला कि प्रशासन इन अवैध निर्माण और कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई करने वाली है तो रातों रात सभी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई। इस बात की चर्चा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने हाल ही में एक टीवी चैनल पर की। हालांकि 2022 में गुजरात सरकार ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दी। उसी तरह का अभियान सोमनाथ में चलाया गया। बड़े स्तर पर सफाई की गई। पर क्या अवैध लोग जो बसे हुए हैं उनको वेरीफाई करके उचित स्थान पर पहुंचाया गया? लंबे समय तक बीमारी दूर रखने के लिए दवा का कोर्स पूरा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश भारत का वह राज्य है जहां कुछ समय पहले तक 100% हिंदू आबादी। धीरे धीरे वहां की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल गई। अब स्थिति यह है कि राज्य में अवैध बस्तियों के साथ साथ अवैध मस्जिद भी बना लिए गए। वक्फ बोर्ड भी आ चुका है और हिमाचली लोगों की संपत्तियों पर दावा भी किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से आप शिमला में अवैध मस्जिद के निर्माण पर विवाद की खबर सुन रहे होंगे। हिमाचल के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा अचानक डेमोग्राफी बदल कैसे गई। मंदिरों के शहरों में कुकुरमुत्ते की तरह मस्जिदें कैसे हो गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वक्फ बोर्ड शिमला में वन विभाग और राजस्व विभाग के बाद जमीनों का तीसरा सबसे बड़ा मालिक बना हुआ है। हिंदू जागरण मंच ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड के पास 150 से 200 बीघे जमीन है। बोर्ड और भी जमीन कब्जाने के फिराक में है। वक्फ के पास मौजूद इस जमीन की कीमत करोड़ों अरबों में है और यह सारी जमीन उस इलाके में स्थित है जो शिमला के रिहायशी और महंगे इलाकों में गिना जाता है। तमिलनाडु के त्रिची जिले के तिरुचिंथरई गांव पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है। गांव में राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचे। बात है सितंबर 2022 की। तो राजगोपाल जब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन को बेचने के बारे में वो सोच रहे हैं वो उनकी जमीन है ही नहीं, वक्फ की हो चुकी है और अब उसका मालिक तमिलनाडु वक्फ बोर्ड है। राजगोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात बढ़ी तो रजिस्ट्रार दफ्तर से पता चला कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने राजगोपाल की जमीन समेत पूरे गांव की जमीन पर अपना दावा किया हुआ है, जिसमें उस गांव में बना करीब 1500 साल पुराना मंदिर भी आता है। मंदिर 1500 साल पुराना था, यानी तब तो इस्लाम धर्म था भी नहीं, पर संपत्ति उनकी हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हमने ये खबर सुनी थी तो हमें भी यकीन नहीं हुआ था। फिर हमने गूगल पर हिंदी व अंग्रेजी के अलग अलग वेबसाइट पर इसे कंफर्म किया। फिर जो सच्चाई सामने आई वो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जा नीति का जीता जागता सबूत है। राजगोपाल अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन शादी रुक गई। आगे क्या हुआ नहीं पता। राजगोपाल की जमीन ही नहीं, तिरुचिंथरई गांव के सारे खेत खलिहान, गांव की जमीनें, मकान, सब पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, यानी दावा कर दिया। इस गांव में 95% आबादी हिंदुओं की। वर्ष 1985 में 22 मुस्लिम परिवार यहाँ आकर के बसे थे। पूरा गाँव हिंदू बहुल, लेकिन संपत्तियां, घर बार सब हो गई वक्फ। गांव वालों को ही नोटिस भेजा जाने लगा कि गांव की सारी संपत्ति तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अधीन है। वक्फ बोर्ड की अनुमति के बगैर कोई संपत्ति न खरीदी जा सकती है और न बेची जा सकती है। सवाल यह है कि एक हिंदू बहुल गांव को वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी घोषित कैसे कर सकता है? आखिर कौन से कानून में वक्फ बोर्ड को इस मनमानी की इजाजत मिलती है? इसका जवाब है 1995 में वक्फ को यह अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी संपत्ति को अपना बतला सकता है। आपको साबित करना होगा कि यह संपत्ति आपकी है। नहीं साबित कर सके तो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं जिस पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक घोषित कर दिया है, बल्कि अकेले त्रिची जिले में कम से कम 6 ऐसे गांव हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। मामला अदालत में है। इसी तरह गुजरात के सूरत का म्युनिसिपल ऑफिस, मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित घर और कई स्थानों पर वक्फ दावा करता है। रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अब समझते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड और कैसे यह संपत्तियों पर कब्जा करता जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो अल्लाह के नाम पर ज़कात यानी दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। इस्लाम के मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को ज़कात के रूप में दे देते हैं तो वो संपत्ति वक्फ कहलाती है। वक्फ अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। ये संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचना, खरीदना, किराए पर देना इत्यादि। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति
संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में। आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो गया, वक्फ के पास इतनी जमीन कैसे आ गई। यह जानने के लिए आपको चलना होगा 1960 के दशक। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था, जिसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी, लेकिन सबसे ज्यादा अनुचित अधिकार वक्फ बोर्ड को 1995 में मिला। 1995 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना वक्फ बोर्ड है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 बतलाता है कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम से संबंधित है तो वह वक्फ की संपत्ति होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वक्फ का सिर्फ सोचना ही काफी है, उसे इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वक्फ ने ये मान लिया कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ की है, तो फिर आप अदालत भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। भारत के सत्ता लोभी नेताओं ने भारत के भविष्य पर, हिंदुओं के भविष्य पर विचार ही नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के हिंदुओं के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। उसका एक उदाहरण यह भी है, बंटवारे के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू पलायन करके आए, उनकी संपत्तियों को मुस्लिमों ने आपस में बांट लिया था। हमारे देश से जो मुस्लिम पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी। कानून इस प्रकार के बनाए गए कि हिंदुओं की निजी संपत्ति पर भी वक्फ दावा कर सके। यह सब हुआ कांग्रेस के शासनकाल में। आज स्थिति यह है कि वक्फ बोर्ड मुगल कालीन भारत का नक्शा सामने रखकर कह देगी कि देखो इतने इलाके पर मुगलों का शासन हुआ करता था, इस हिसाब से यह पूरी की पूरी जमीन और धरती सब की सब संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। सीरियसली ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं हमारे देश में कांग्रेस वालों ने। आज जब मोदी सरकार इसकी समीक्षा कर रही है, उस पर देखिए क्या हुआ। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी में गया। इधर सरकार ने वक्फ पर लोगों का फीडबैक मांगा। अब तक इस पर 1.25 करोड़ सुझाव आए। सब आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी संख्या में सुझाव कैसे आ सकते हैं। किसी विषय पर मुश्किल से 1000 सुझाव आ जाए तो इसे अच्छा माना जाता था। लोगों को शक है कि इसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल। फर्जी सुझाव भेजे गए। सच्चाई क्या है यह तो जाँच का विषय है, पर एक बात तो तय है कि वो अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ओवैसी तो इसे लेकर ओवर टाइम कर रहा है। ओवैसी का ही दावा है कि वक्फ ने जितनी संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, उसमें से अधिकतर संपत्तियों के कागजात उसके पास हैं ही नहीं। ओवैसी का कहना है कि यूपी में लगभग 1.25 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 1,12,000 के पास कागज नहीं। क्या आप और हम ऐसे किसी जमीन पर कब्जा करके बैठ सकते हैं जिनके पेपर्स हमारे पास नहीं है? यही कानून हमें ऐसा करने नहीं देगी। फिर वक्फ यदि यह साबित नहीं कर सकता कि संपत्ति उसकी है, तो फिर उस संपत्ति पर उसका कब्जा क्यों सहा जा रहा है? उनका असल भय यही है। केवल यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में वक्फ के पास जितनी संपत्तियां और जमीनें हैं, उनमें से अधिकतर का उनके पास कागज या दस्तावेज नहीं पर कब्जा है। अब नए नियम बनने से उन संपत्तियों को वक्फ से छुड़ाकर उनका इस्तेमाल आम लोगों की भलाई के कार्यों में किया जा सकेगा, जो इन लोगों को मंजूर नहीं है और न कभी होगा। अब जो लोग अक्सर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का रोना रोते रहते हैं, उनसे प्रश्न है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाना कहां तक उचित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट कई इस्लामिक देशों में है ही नहीं, फिर वो चाहे तुर्की, लीबिया, सीरिया या इराक हो। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बना दिया गया है। इनके पास अकूत संपत्ति है। यह भेदभाव नहीं है तो और क्या है? यह संपत्ति हड़पने की साजिश नहीं है तो क्या है? सोचिए और हमें आज्ञा दीजिए। मिलेंगे एक अन्य टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए, सचेत रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।